देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक लंबी हवाई यात्रा करके जर्मनी पहुंचे हैं, जहां वो दुनिया की सबसे ताकतवर औरत से मिलेंगे, जिनका नाम है जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल। जॉन ऑलिवर का एक बहुत फेमस शो आता है जो बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर देखा है, उसकी क्लिपिंग्स देखी हैं, जिसके अंदर जॉन ऑलिवर ने एक बहुत बढ़िया मजाक किया था। और उस बात में आप उसकी क्वालिटी देखिए, और जो मतलब वो एक मजाक भी है और एक बहुत ही स्पेसिफिक, आप ये कहिए कि वो दुनिया की सच्चाई बताता है, जिसमें वो कहते हैं कि जर्मनी दुनिया भर के लिए एक फोन अ फ्रेंड का काम करता है। तो जब भी कोई क्राइसिस आता है, जैसे सीरिया में रेफ्यूजी क्राइसिस है, तो जब यूएस उसमें इन्वॉल्व हो गया, जब रशिया उसमें इन्वॉल्व हो गया और फिर भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो फोन अ फ्रेंड जाता है जर्मनी को। वो कहते हैं कि रेफ्यूजीज को हम ले लेंगे। जब यूरोप में कई इकोनॉमीज डूब भी जा रही हैं और दूसरे और बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किस तरह से इस संकट से उभरें, तो ये संस्थाएं फोन अ फ्रेंड करती है जर्मनी को, और जर्मनी कहता है कि हम इनको बैंक रोल कर देते हैं। तो ऐसा ही फोन अ फ्रेंड अब हिंदुस्तान ने भी किया है जर्मनी को। इसीलिए आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के इस जर्मन दौरे के बारे में, और उसमें सबसे खास ये कि एंजेला मर्केल की शख्सियत पर बातचीत होगी। तो हमारे साथ शिव हैं, ऋषभ हैं और मैं निखिल। और पहले शिव बताएंगे हमें कि जर्मन एंजेला मर्केल की निजी जिंदगी में के कुछ रोचक किस्से। लेकिन मैं आपको बताऊं, बड़ी रोचक है एंजेला मर्केल की ज़िंदगी। अमूमन हम लोग देखते हैं कि लोग जैसे ही हेड ऑफ द कंट्री बनते हैं वो बड़े से घर में रहते हैं और इस तरह की, लेकिन ये अपने पुराने घर में वहाँ रहती हैं जहाँ पर पहले रहती थी चांसलर बनने के पहले। इससे भी एक और बड़ी रोचक बात है, हम आपको बताएं कि ये बड़ा अच्छा मिमिक्री करती हैं एंजेला मर्केल। ये बुश की मिमिक्री करती हैं, पुतिन की मिमिक्री करती हैं। और एक बार की बड़ी रोचक घटना है, इनकी मीटिंग हो रही थी, बिजनेसमैन थे, बैंकर्स थे, कई नेता थे विपक्षी दल के। तो उसमें जो विपक्षी नेता थे नोवाक, पूरी मीटिंग ख़त्म हो गई तो इनके पक्ष के लोगों ने कुछ नहीं बोला। तो नोवाक ने कहा बाद में एंजेला मर्केल से कि हम लोग जब मैं प्रेसिडेंट का एडवाइज़र था तो मैं खूब बोलता था। तो इन्होंने बड़े मजाकिया टोन में कहा कि इसीलिए तो आप लोग सत्ता में नहीं आ पाए। तो ये इस तरह का अमूमन इनको अड़ियल माना जाता है, लेकिन बड़े ही रोमांचक तरीके से भी ये बात करती हैं, बहुत ही लिबरल और मॉडरेट भी हैं अपने बिहेवियर में। ये खास बातें हैं एंजेला मर्केल की। ऋषभ ने इस बात पे रिसर्च की है इस स्टोरी के लिए कि एंजेला मर्केल जो कि ईस्ट जर्मनी में तब पैदा होती हैं जब जर्मनी दूसरे विश्व युद्ध के बाद उभरना शुरू करता है। तो काफी एक स्ट्रगल वाली जिंदगी है पूरी जर्मनी के लिए भी, एंजेला के लिए भी। तो वहां से उठकर कैसे वो दुनिया की सबसे ताकतवर महिला बनती हैं, कैसे वो पॉलिटिक्स में उठती हैं, ये हमें ऋषभ बताएंगे। देखिए, अभी जो सिचुएशन है, इनको ऐसा माना जाता है कि जो अमेरिका का पॉपुलर टीवी सीरीज है हाउस ऑफ कार्ड्स, उसके हीरो फ्रैंक अंडरवुड केविन स्पेसी की तरह हैं, बिल्कुल रुथलेस, जो कि अपने सामने किसी को टिकने नहीं देती हैं। यूरोप में एक अल्फ़ा मेल का कॉन्सेप्ट चलता है, अल्फ़ा मेल जो कि किसी भी कीमत पर हर चीज़ हासिल करना चाहता है अपने सामने, किसी को कहीं कुछ नहीं गिनता है। उनके सामने ऐसा कहा जाता है कि कितने ही अल्फ़ा मेल आए और गए, उनका करियर ही ख़त्म हो गया, पता नहीं चला। हालांकि ये बात पूरी तरह सत्य नहीं है, उतना ऊपर बढ़ने पर ऐसी बातें आने लगती हैं, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ में कहीं कोई कमी नहीं है। इसकी झलक हमें उनके बचपन की कहानियों में मिलती है। 1961 में उन्होंने मूव किया परिवार के साथ वेस्ट जर्मनी से ईस्ट जर्मनी। ऐसा था कि पॉलिटिक्स में इनको इंटरेस्ट नहीं था, और फिर भी एक इनहेरेंट कोई स्ट्रीक थी जिसकी वजह से इनको बातें सुनने में अच्छी लगती थी। दोनों ही भागों में, जो जर्मनी की ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी थे, काफ़ी कांटे की लड़ाई थी, घृणा थी। तो ये अपने स्कूल के टॉयलेट में छुप के रेडियो पे सुनती थी कि वेस्ट जर्मनी में कैसे इलेक्शन हो रहे हैं। ये मतलब एक अंदर की बात थी, ऊपर से कभी कोई इरादा नहीं था। पढ़ने में बहुत तेज़ थी, हमेशा टॉप स्टूडेंट रही थी, सिर्फ एक बार फिजिक्स में फेल हुई थी। और ये उनका नेचर रहा है कि जिस चीज़ में वो फेल हुई हैं या जो चीज़ नहीं कर पाती हैं वो वही करती हैं, वो परस्यू करती हैं। जैसे हमने एक बार देखा, इन्होंने ही रिसर्च किया है उसके लिए, कि एक उनको शायद पानी से डर लगता था, तो एक बार वो डाइविंग बोर्ड के ऊपर चढ़ती हैं और वो पौन घंटा 45 मिनट तक के वो पानी को देखती रही कि मैं कूदूं कि नहीं कूदूं कि नहीं, पर आखिर में उन्होंने जंप मारा। तो एक वो पर्सनल ग्रिट वाली बात उनमें है, और वो उनकी पॉलिटिक्स में भी दिखती है। जैसे कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की कहानी चलती रहती है, सच्ची झूठी नहीं पता है। कैसी कहानी है कि बाल नरेंद्र जो
करके आया था कॉमिक्स, ऐसा मिथ बनाया गया कि वो पानी में तैर के मगरमच्छ के पास गए थे। वैसी ही ये भी कहानी बोर्ड वाली चलती है। तो इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों हैं। पक्ष में ऐसा होता है कि ये कहते हैं कि ये किसी भी डिसीजन मेकिंग से पहले बहुत सोचती हैं, काफ़ी दिमाग लगाती हैं। जो विपक्ष होता है वो कहता है कि डिसीजन ले ही नहीं पाती हैं, इसलिए 45 मिनट खड़े रहती हैं, बचपन से इनकी आदत है, जबकि ऐसा नहीं है। और फिर क्या हुआ कि जब ये पढ़ाई में आगे बढ़ी तो इन्होंने बतौर साइंटिस्ट काम करना शुरू किया और एक फिजिक्स रिसर्चर से शादी भी कर ली। इनका असली नाम एंजेला क्वेश्चनर हुआ करता था। और शादी के बाद इन्होंने टाइटल रख लिया मर्केल उस लड़के के नाम पे। ये शादी 5 साल चली, शादी टूट गई, इन्होंने अपना टाइटल नहीं हटाया। और उसी दौरान मतलब लगभग 30 साल की उम्र में इनका इंटरेस्ट आने लगा पॉलिटिक्स में। ये क्लियर कट नहीं पता है, हर राजनीतिज्ञ के जीवन में ये वक्त आता है, ये मोमेंट आता है जब तय किया जाता है कि इस क्षण में उनको प्रेरणा मिली कि मैं राजनीति में जाऊं। इनके साथ कोई डिफाइंड नहीं है, जैसा कि पहले ही कहा था कि एक कोई इनहेरेंट स्ट्रीक थी, दिमाग में थी, चल रही थी। तो इस दौरान वो एक पार्टी से जुड़ी, क्योंकि उस समय ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी का एकीकरण हो रहा था, काफ़ी उथल पुथल का दौर था और पुरानी चीज़ें टूट रही थी, नई चीज़ें बन रही थी। तो कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि साइंटिस्ट बनने में इनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं थी, तो सांसद बन के फाइनेंशियली ये सिक्योर हो जाती। तो इन्होंने एक पार्टी ज्वाइन कर ली। वो पार्टी बाद में इनकी जो अभी वर्तमान पार्टी है उसमें मर्ज हो गई थी। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी उनकी अभी का नाम है। तो पहली पार्टी अब इन्हीं की पार्टी में ज्वाइन हो गई है। तो उस दौरान क्या हुआ कि जो चांसलर थे जर्मनी के, एकीकृत जर्मनी के, हेलमुट कोल, उनको एक रिप्रेजेंटेटिव कैबिनेट चाहिए थी। जैसे कि हमारे यहाँ भी प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट बनाई, तो कोशिश की कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ, ईस्ट इंडिया, हर जगह से मतलब एक नेता रहे। तो वहाँ पे भी ऐसा ही था। तो जो हेलमुट कोल थे उनको एंजेला मर्केल में ज़्यादा संभावनाएं नजर आई, क्योंकि यंग थी, औरत थी और साइंटिस्ट थी पहले से। मतलब ज़्यादातर लोग लॉ के बैकग्राउंड से आते थे, हाँ प्रोटेस्टेंट थी, वो ज़्यादातर लोग कैथोलिक थे। तो इनको ये मौका मिला। हेलमुट कोल इनको माय गर्ल कहा करते थे, मतलब काफ़ी प्राउडली इनको हर जगह प्रमोट करते थे। लेकिन राजनीति तो राजनीति होती है। 1998 में एक मौका आया, उन पे फ्रॉड का और उसका करप्शन के चार्जेस लगे, जो किसी भी राजनीतिक पे लग सकते हैं, लगते रहते हैं। तो एंजेला मर्केल ने इस दौरान मतलब बिल्कुल ही एक श्रूड पॉलिटिशियन वाली वो चाल चली, चाल कहें या बात कहें। इन्होंने अपनी पार्टी की मीटिंग में कहा कि हमें अब अपनी पार्टी के नेता से आगे बढ़कर सोचना चाहिए। और उसी दिन हेलमुट कोल के करियर का अंत हो गया। हेलमुट कोल ने बाद में कहा था कि मुझे नहीं पता था कि मैं अपना पॉलिटिकल मर्डर साथ लेके आया था, मैंने अपने हाथ में सांप बांध के रखा था। उसके बाद धीरे धीरे इनकी पार्टी बढ़ने लगी। 2005 में क्या हुआ कि जो चांसलर थे उस वक्त के, उनको कुछ सीटें कम पड़ रही थी। मतलब ऐसा इन लोगों ने अनुमान लगाया था कि चुनाव हम लोग जीतेंगे तो सीटें कुछ कम पड़ेंगी। तो जो तालमेल होता है ना कि तुम इतनी सीटें लाओ, मैं लाओ, हम लोग मर्ज कर लेंगे, तो उसमें एंजेला मर्केल ने बाजी मार ली थी। और कोई चाहता नहीं था कि ये बने, लेकिन इनके जो अपने लॉयलिस्ट हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं इनकी लीडरशिप की वजह से। 2005 में ये पहली बार बनी, 4 साल का वहाँ पर होता है, 2009 में दूसरी बार, 2013 में तीसरी बार, और संभावना है कि 2017 में ये चौथी बार भी बन सकती हैं। और काफ़ी मतलब ये बिहेवियर में मॉडेस्ट हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग में बहुत स्ट्रांग हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब वो कमरे में आती हैं, अपने ऑफिस में आती हैं, तो तुरंत चहल पहल होने लगती है। ठीक यही बात नरेंद्र मोदी के बारे में भी कही जाती है। और इन्होंने काफ़ी बड़े डिसीजंस भी लिए थे। शिव को कुछ आइडिया है इसके बारे में? इन्होंने अमूमन 4 डिसीजन बहुत बड़े लिए थे। पहला डिसीजन तो मैं आपको बताऊं कि इन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट जो जर्मनी में है, ये बड़ी अजीब बात है, उसको बंद करने का फैसला अभी लिया है। हाँ, सारे बंद करने, हाँ 2022 तक सारे बंद करने का। जहाँ एक तरफ लोग न्यूक्लियर, जैसे इंडिया की बात करें, हम लोग बढ़ रहे हैं उस तरफ, इन्होंने बंद करने। लेकिन उसका एक बड़ा रीज़न ये था कि फुकुशिमा जब जापान में वो कांड हुआ था, जब उसके बाद से इनके यहाँ आंदोलन होने शुरू हो गए जर्मनी में कि इसको जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं ये बहुत रिस्की हैं और इसको बंद किया जाना चाहिए। तो उसके दबाव में फिर जो 7 पुराने पावर प्लांट्स थे उसको रिव्यू के लिए इन्होंने तुरंत बंद कर दिया। और 2022 तक 6 और हैं जिनको बंद करना है। जो एक ख़ास बात यह है कि जर्मनी इंडस्ट्रियल कंट्री जो इसके है, पूरा टोटल जो एनर्जी है उसका 23%
न्यूक्लियर पावर से आता है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका कहना है कि इंडस्ट्रीज़ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा इससे, लेकिन एंजेला मर्केल का मानना है कि हम इसको एक ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी की तरह यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम जो फर्दर दूसरी ग्रीनर एनर्जीज़ हैं उनकी तरफ बढ़ने तक इसको यूज़ करेंगे, फिर न्यूक्लियर को ख़त्म कर देंगे। तो ये इनकी एक रणनीति है। अभी कितनी सफल होती कितनी हो तो खैर बात की बात है, लेकिन अभी है। दूसरा इनका फैसला जो बहुत महत्वपूर्ण है रिफ्यूजीज़ के मामले में। इधर मिडिल ईस्ट में जो घटनाएं हुई सभी लोग वेल नोन है उससे। रिफ्यूजीज़ की समस्या उठी, यूरोपियन जो दूसरी कंट्रीज़ थे उन्होंने काफ़ी विरोध किया, वो नहीं चाहते थे कि हमारे यहाँ, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ उनके सपोर्ट में खड़ी रही। करीब 2015 में करीब 1 मिलियन रिफ्यूजीज़, हाँ 10 लाख लोग जर्मनी में आए। उसके बाद बैक टू बैक 4 इस तरह की घटनाएं हुई, अटैक्स हुए जर्मनी में। लोगों ने इनको दोष देना शुरू कर दिया और हाँ रिफ्यूजीज पर लगा था उनका आरोप, और फिर उसके बाद इन बिटवीन फ्रांस में, यूरोपियन दूसरी कंट्रीज़ में भी हुआ था, तो रिफ्यूजीज़ पर आरोप लगा। इसके बावजूद जो एंजेला मर्केल बहुत फर्मली अपने डिसीजन पे बनी रहीं। उन्होंने कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाएं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ को स्ट्रांग करें, न कि ज़रूरत इस बात की है कि हम रिफ्यूजीज़ को देश से बाहर निकाल दें। ये कहीं ना कहीं अभी आप जो थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि विपक्षी कहते हैं डिसीजन नहीं ले पाती। जो आदमी डिसीजन नहीं ले पाता है वो आदमी अपने डिसीजंस को लेकर के कमज़ोर पड़ जाता है। ये दिखाता है कि वो डिसीजन सोच समझ के लेती हैं और उस पर फर्म रहती हैं। तो ये एक चीज़ थी। तीसरा उनका जब पीछे अभी इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी तो बाकी कंट्रीज़ जो यूरोपियन थी वो दूसरे देशों के लिए शायद उतना आगे, लेकिन एंजेला मर्केल जो थी वो ग्रीस उस समय बहुत ही, हाँ जो पिग्स कंट्रीज़ थी, पिग्स में पोर्चुगल है, पुर्तगाल है, इटली है, आयरलैंड है, जी से आप कह लीजिए ग्रीस है और स्पेन है। ये कंट्रीज़ आती हैं पिग्स में। इनको इसलिए ये वो कंट्रीज़ हैं जिनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी इकोनॉमिक रूप से, हाँ बहुत आर्थिक रूप से बहुत हालत ख़राब हो गई थी। तो इनके बेल आउट के लिए पूरा पैकेजिंग की व्यवस्था कि इन्होंने हिमायत की थी, उनके साथ एक खड़ी रही थी और पूरा वो किया था। चौथा, जब मुद्दा उठा था कि अमेरिका दूसरे जो हेड्स ऑफ द नेशंस हैं उनकी फ़ोन की टैपिंग करवा रहा है, उस समय अमेरिका पे काफ़ी आरोप। तो बाकी जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो उतना खुल के नहीं बोल पाई थी, लेकिन एंजेला मर्केल ने काफ़ी खरी खोटी सुनाई थी और अमेरिका को काफ़ी लताड़ने वाले स्टाइल में बात किया था। ये ख्याल मर्केल के अलावा ब्राजील की जो राष्ट्रपति थी डिल्मा रूसेफ, उन्होंने भी काफी साफ शब्दों में कहा था कि ये एक ऐसी बात है कि जो इतना जिम्मेदार देश है उसकी हमें समझ नहीं आ रही है कि उनको ये क्यों कर लेना पड़ा है। आप कुछ कह रहे थे। हाँ, इसमें कि एंजेला मर्केल की काफ़ी बार तुलना होती है हिटलर से, क्योंकि हिटलर के वक्त में भी जर्मनी की राइज बहुत ज़्यादा हुई थी दुनिया में। जर्मनी काफ़ी आगे बढ़ा था सामरिक रूप से। अभी क्या है कि जर्मनी इकोनॉमिक रूप से फिर से उसी पोजीशन में है। ये मतलब अभी टर्म्स डिक्टेट कर सकता है इस कंडीशन में, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकली। ये कह सकते हैं कि यूरोप में अभी सबसे ताकतवर देश है वो, वर्तमान ताकत की अगर बात करें, जो कि इकोनॉमी बेस्ड है मेनली। लेकिन ये आरोप गलत लगते हैं, उनको डिफेम करने के लिए लगते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्टली वैसी नहीं है, क्रूर नहीं है, तानाशाह नहीं है, किसी के प्रति नफरत नहीं फैलाती हैं। तो एंजेला मर्केल से जो हम अभी प्रधानमंत्री मोदी की जो मीट है, ये एनर्जी को लेकर है, टेक्नोलॉजी को लेकर है। और हम लोग ऐसा मानते हैं कि अगर वहाँ से हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर सकें या उनकी तरह काम कर सकें, 4-5 चीज़ें भी वैसी कर लें, तो हमारा देश काफ़ी आगे बढ़ सकता है। और ये पूरा जर्मनी की पूरी हिस्ट्री इस तरह की रही है। इवन मतलब ये भी रहा कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी तबाह होता है, दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी तबाह होता है, लगातार नोबेल प्राइजेस जीतते हैं हाँ। तो और पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें वो लोग उस पूरे जैसे एक है कि आपका इंजन है, उसके पुर्जे पुर्जे खोल के आप बांट दीजिए, उस हद तक के जर्मनी को तबाह किया गया। पर फिर भी जब बाद में मतलब एलाइज को समझ में आया कि अगर यूरोप को आगे बढ़ाना है तो उसका इंजन हमें चालू करना पड़ेगा, और वो जर्मनी है, और वो तब था और अभी भी है। जर्मनी दुनिया का एकमात्र देश है जो कि पिछले वर्षों मतलब कि इतिहास में की गई अपनी गलतियों के लिए बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल है। वो लोग अपनी बहुत आलोचना करते हैं। कोई भी और देश इस बात को अपने बारे में नहीं मानता है, चाहे हमारा देश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी। अभी जैसे शशि थरूर ने ब्रिटेन से कहा था कि आप लोग माफ़ी मांगिए इसके लिए जो अपने अत्याचार किए थे अंग्रेजी राज में, तो उसके लिए वो लोग तैयार नहीं हुए। जर्मनी अपनी सारी गलतियाँ मानता है और इस कस्प पे है अभी। मतलब एंजेला मर्केल काफ़ी ही दुविधा और जटिल परिस्थितियों में है, दुविधा वाली परिस्थितियों में। ये देखना होगा कि मीटिंग कितनी सफल रहती है और वर्ल्ड कितना शेप अप हो पाता है, क्योंकि एशिया में इंडिया है,
जितना ताकतवर और जो पोजीशन है वही जर्मनी की भी है, और दोनों ही देश यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है, और दोनों चाहते हैं और दोनों की ज़रूरत है भी। एक बात मैं और बता दूं, जो वन रोड वन बेल्ट का मुद्दा है उसमें जर्मनी भी भारत के साथ है। जैसे भारत सिग्नेटरी नहीं, भारत सपोर्ट नहीं करता है, इसको जर्मनी भी सपोर्ट नहीं करता है। ये भी एक चीज़ है जो ट्यूनिंग है हमारी जर्मनी से। तो यहाँ पर भी जाहिर सी बात है कि जर्मनी चाइना के साथ नहीं जाएगा तो हमारे साथ आएगा, तो एशिया में हम काफ़ी मजबूत हैं उसके बाद, तो यहाँ पर भी हमारा बन सकता है बहुत अच्छा जर्मनी से। तो जैसा कि इस डिस्कशन में निकल के सामने आया कि जर्मनी एक ऐसा देश है और जर्मनी और भारत एक ऐसा पेयर है जिन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं और उनके पास में वो सॉफ्ट स्किल्स हैं, वो फन है और उस तरह के संसाधन हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। और इस मीटिंग के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री एंजेला मर्केल से मिले हैं, जो इतनी डिसाइसिव हैं कि अमेरिका को और ब्रिटेन में आंख में आंख दिखाकर वो कहती हैं कि अब सारे डिसीजन ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका और ब्रिटेन को देख कर हों, यूरोप को अब अपना अपने डिसीजंस खुद ले लेने चाहिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है और इसके जितने भी आगे डेवलपमेंट्स होते जाएंगे ललन टॉप आपको बताता रहेगा। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट हम डालते रहते हैं कई तरह के। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमारी वेबसाइट पर आते रहिए। धन्यवाद।